नमस्कार। आज फिर से आपका एक बार स्वागत है। शून्यकाल के प्रश्न, जीरो आवर्स के प्रश्न। आज का सवाल है कि क्या अभी हिंदुत्व के एक राजनीतिक उत्सव का दौर है क्या? सत्ता या विपक्ष, दोनों की भाषा, दोनों के एजेंडे, दोनों के की प्रतीकें, इन सब को देखते हैं तो ये सवाल खास करके मौजूद हो जाता है, जिस पर बात करने आज हम लोग जा रहे हैं। क्योंकि किसी भी एक राजनीतिक समय में राजनीतिक राजनीतिक समय का जिम्मेवार सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं होता, उसमें विपक्ष की भी समान भूमिका होती है। तो सवाल यही है कि यदि आज हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के, उग्र हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के एक जगह जगह पे, राज्य, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पर एक खास किस्म की आक्रामकता देखने को मिलती है, विचारों में आक्रामकता देखने को मिलती है और सत्ता पक्ष उसके साथ खड़ा दिखाई पड़ता है। कहीं कहीं ऐसी भी घटनाएं आ रही हैं जहां आपसी टकराव की स्थिति है और उग्र से उग्रतर की ओर बढ़ता हुआ हिंदुत्व दिखाई पड़ता है। जैसे गुजरात से खबर आई, स्वामीनारायण मंदिर को लेकर के वहां के सनातनवादियों ने हंगामा कर रखा था, या मध्य प्रदेश में अभी करनी सेना इसलिए अनशन पे बैठी है कि महारानी, जो राजपूत समुदाय से आती है, हम सब जानते हैं करनी सेना राजपूत समुदाय की सेना है, और महारानी छत्रसाल वंश की महारानी, पन्ना की महारानी जीतेश्वरी देवी को पिछले दिनों, चूंकि वो विधवा हैं, तो चंवर डुलाने के कारण जबरदस्ती पुलिस के द्वारा फेंकवा दिया गया था। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रसंग सामने आ रहे हैं। तो इस तरह के टकराव हैं, लेकिन उग्र से उग्रतर स्थितियां बनती जा रही हैं। लेकिन क्या विपक्ष इसको चुनौती दे पाने में सक्षम है? क्या उसके पास एजेंडे, उसके पास प्रतीक, उसके पास भाषा ऐसी है? जैसे कर्नाटक में हम सब ने देखा, राम बनाम बजरंग हो गया। जैसे इसके पहले दिल्ली में भी राम बनाम हनुमान हो चुका था। वैसे ही उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में भी हम लोग देख रहे हैं कि कमलनाथ, जो कल हम लोग कल के छोकरे के तौर पे ही देखेंगे, जिस भाषा में हिंदुत्व की पैरवी करते हुए बागेश्वर का कथित बाबा दिखाई पड़ता है, उसके साथ दिखाई पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उसकी पालकी ढो रहे हैं। तो ऐसे में ये सवाल खास करके मौजूद हो जाता है। आज हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं प्रेम कुमार मणि जी। मणि जी को हम लोग जोड़ते हैं। जी हाँ सर, संजीव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जी जी मणि जी से जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, नमस्ते। और जी नमस्कार। और मणि जी से आप सब स्त्री काल के दर्शक बहुत अपरिचित नहीं हैं, हम लोग अक्सर इनको सुनते रहते हैं। प्रेम कुमार मणि हमारे समय के बड़े विचारकों में से एक हैं। आपकी राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक आपके विश्लेषणों के हम सब मुरीद हैं और हम सब जानते सीखते रहते हैं। राजनीतिक रूप से भी आप सक्रिय रहे हैं। एक परिचय आपका ये भी है कि आप लंबे दौर तक बिहार की राजनीति में आपकी सक्रियता रही है। आप आप एक बड़े साहित्यकार भी हैं और सामाजिक सांस्कृतिक चिंतन भी करते हैं। तो मणि जी, एक सवाल, यही सवाल जो आपने सुना कि क्या अभी हिंदुत्व के उत्सव का दौर है, जो आज का राजनीतिक समय है, और जो अभी खास करके जो प्रतीक और भाषा की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो एक उदाहरण आपके सामने रख देता हूं, और वो है G20। G20 की तमाम चीजें, उसके डिप्लोमेटिक पक्ष अलग हैं, वैश्विक नीति अलग का प्रसंग अलग है, उसके इम्पैक्ट फैक्टर अलग हैं, लेकिन एक विशेष चीज प्रसंग घूमता रहा लोगों के मनमानस में और सोशल मीडिया में, और खास करके मीडिया भी बहुत उत्साहित दिखी। वो है ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक और उनकी पत्नी, और उनके इमेजेस अक्षरधाम में हाथ के कलावा आदि भी दिखाए जा रहे हैं कहीं कहीं। तो ये एक हिंदू गौरव का समय है क्या मणि जी? नहीं, मैं इस हिंदू गौरव और मुस्लिम गौरव के समय के रूप में इसे मैं नहीं देखता हूँ। धार्मिकता या सांप्रदायिकता या धर्म को लेकर के एक उल्लास या कुछ गरूर करने की भावना पुराने समय में भी रही है, पिछली सदी और उसके पहले 19वीं सदी में भी हमने देखा है।
और पिछली सदी में तो हमारी मुल्क की राजनीति धर्म केंद्रित ही रही। वह 20वीं सदी के शुरू में ही हमारी राजनीति आप देखेंगे कि बंगाल का जो बंटवारा हुआ था, बंग भंग जो हुआ था, उसी के बीच हमारी राजनीति सांप्रदायिकता से ग्रसित हुई और उससे कभी नहीं उभर सकी। अंततः उसकी परिणति भारत के विभाजन में हुई और जिससे हम सब लोग परिचित हैं। तो यह कोई आज की बात नहीं है। आज जिसे आप हिंदू गर्व या क्या उत्थान का समय कह रहे हैं, तो यह हिंदू उत्थान और मुस्लिम उत्थान आप देखिए ना, 1904 में, मैं समझता हूँ कि समय भूल नहीं रहा हूँ, तो हमारे मुल्क के एक मशहूर शायर इकबाल ने तराना लिखा था, सारे जहां से अच्छा, और 4 साल बाद ही उन्होंने वो उसे वापस लेकर के वह हम मुस्लिम हैं हम वाला गीत लिखा। तो ये सब पुराने समय में भी, पिछले सदी में भी होते रहे हैं। और आज जो हमें ऋषि सुनक के रूप में आपको जो दिखाई पड़ रहा है, तो ऋषि सुनक भारत मूल के हैं और भारत मूल के लोग विदेशों में गए, खास करके यूरोप अमेरिका के कई देशों में गए, कनाडा में गए और वो वहाँ अच्छी स्थिति में हैं। वो कौन गए, तो वे यहाँ से पहले दौर में तो गए थे, जो उत्पीड़ित लोग गए थे, वह मॉरिशस वगैरह में वहाँ खेती में लगे हुए लोग थे। बाद के दौर में यहाँ के वो भारतीय गए जो ऊंचे तबके से थे और वो अपनी विद्या बुद्धि के कारण, तकनीकी ज्ञान के कारण डॉक्टर इंजीनियर होकर के गए, विशेषज्ञ होकर के गए। तो आप देखिए कि जो गए थे, जो मॉरिशस में, फिजी में, ऐसे देशों में जो बिल्कुल मजदूर वर्ग के जो हिंदू गए थे यहाँ से, उनमें भी एक डायस्पोरा हिंदुत्व था। वह प्रवासी हिंदुत्व जिसे हम कहते हैं, वह यहाँ से रामचरितमानस याद करके गए थे, या वह नहीं तो हनुमान चालीसा लेकर के गए थे और उसका पाठ अपने तरीके से करते थे। और ऋषि सुनक जब वहाँ जय श्री राम की जगह जय सिया राम कह रहे थे, तो मुझे लगा कि उनके भीतर एक जो छुपा हुआ, वह जो पुराना डायस्पोरा हिंदुत्व है, जो यहाँ मजदूर तबके का हिंदुत्व था, जो श्री राम नहीं, जय श्री राम नहीं, जय सिया राम कहता है। तो इस भेद को थोड़ा समझना चाहिए। लेकिन वह प्रवासी हिंदुत्व है और मैं नहीं समझता हूँ उसमें क्या बुराई है, कोई बुराई उसमें नहीं है। वह एक तरह से खाए अघाए हुए लोग हैं और उन्होंने अपनी जगह हासिल कर ली है। वह उनकी अक्षता, उनकी पत्नी हो या वो हो, और उनके लिए धर्म एक सुकून पैदा करता है। इसीलिए तो रजनीश कहते थे कि धर्म जो है वह खाए पिए हुए लोगों का, थोड़ा धनी अमीर लोगों का एक विषय बन जाता है आज की दुनिया में। पुरानी दुनिया में धर्म को मार्क्स ने जैसे कहा था कि धर्म आदमी को पीछे मध्य युग में उसने टूटने से बचाया, उत्पीड़ितों का आधार था, अवलंब था। लेकिन आज धर्म कुछ दूसरे, एक उत्सव प्रियता के रूप में है और वह हिंदुत्व का एक उत्सव उसमें जो दिख रहा है, तो वह हमको वह देखना चाहिए जरा वर्गीय नजरिए से। और वर्गीय नजरिए से मैं जब देखता हूँ तो वह उसमें एक सुकून, वह कोई राजनीति नहीं करते हैं, वह वाकई वहाँ एक सुकून हासिल करते हैं। आप जब गांव से दूर चले जाते हैं, अपने देश से दूर चले जाते हैं, तो देश की संस्कृति की जो विरूपताएं हैं वह आपको नहीं दिखती हैं। वह वहाँ जो वहाँ के कुछ गीत हैं, वहाँ के कुछ चीजें हैं, वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, वो आपको आकर्षित करते हैं। और यह प्रवासी मन का जो एक विश्लेषण जो कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं कि वहाँ जो एक प्रवासी मन जिस तरह से अपने हिंदुत्व को पसंद करता है, वह भारत का हिंदुत्व नहीं है। भारत में जो हिंदुत्व है वह एक दूसरा हिंदुत्व है। यह तो वर्चस्व का हिंदुत्व है, उत्सव का हिंदुत्व नहीं है। यह वर्चस्व का हिंदुत्व है। वह वर्णवाद का सहारा लेता है। और आप पूछिए जरा ऋषि सुनक से कि वर्णवाद पर उनके क्या विचार हैं। वह चौंक सकते हैं कि नहीं, वह तो जय सिया राम कह करके एक आनंद का अनुभव करते हैं। वह उस पीड़ा का अनुभव नहीं करते हैं जो सीता ने
घर निकाला देने के बाद, वनवास देने के बाद वह समझा था, या जब उसे अग्नि परीक्षा के लिए विवश किया गया था तब वह उसने क्या किया था, इसके गहरे विश्लेषण में वह नहीं जाते। अपने मिथकों के, अपने पौराणिकता के, अपने महाकाव्यों के गहरे विश्लेषण में वे नहीं जाते। वे केवल उत्सव मनाते हैं। उत्सव के पीछे जो ढांचा है उस ढांचे को वो नहीं देखते हैं, देखना भी नहीं चाहिए। वो एक दूसरा उनको मनोमिजाज होता है। इसीलिए आप जो कह रहे हैं कि यह है आप एक हिंदुत्व का कोई इसमें उत्सव देख रहे हैं या उसके जो एक विकास देख रहे हैं, तो इसको मैं विकास के रूप में नहीं देख रहा हूँ। यह देख रहा हूँ नहीं, जरा सा मुझे यह स्पष्ट कर लेने दीजिए। आपने पहले कहा कि इस पर विपक्ष नहीं बोल रहा है। विपक्ष क्या बोलेगा? विपक्ष की मानसिकता भी वही है जो पक्ष की है। दरअसल इसमें सामाजिक चेतना, जनता की चेतना क्या है? जनता की चेतना, हम लोग जब अपने जमाने में थे, युवा थे, तो हम लोगों के समय में जो धार्मिकता पर सवाल उठाना, हम राहुल को पढ़ते थे, हम प्रेमचंद को पढ़ते थे और दूसरे लोगों को पढ़ते थे, जो कवियों को, विचारकों को पढ़ते थे, तो हम धर्म की आलोचना करके एक मुक्ति का व्याकरण करते थे। और आज जो है धर्म का आचरण करके लोग एक मिथ्याचार का व्याकरण करना चाहते हैं। तो यह, अब इसका जवाब विपक्ष नहीं देना, विपक्ष देगा। विपक्ष इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। विपक्ष की मानसिकता क्या है? जो राहुल गांधी, जो उधर सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं, वो चाहे मोदी जी हो या अमित शाह हो या कोई हो, वही काम तो लालू जी भी कर रहे हैं। आप देखिए उनका जो मंदिर में किस तरह से शीश झुका रहे हैं, या किस तरह जनेऊ पहन करके उत्साहित राहुल गांधी होते हैं, वो उनको करने दीजिए। जनता में इस बात को लेकर के वह जागरूकता एक समय जो थी, वह जागरूकता आज नहीं है। और इसलिए कि आज जो मध्य वर्ग है हमारे भारतीय समाज का, उसका बहुलांश बिल्कुल एक पक्षीय हो गया है। जो उसका एक प्रगतिशील तबका, वह इतना वर्गीय स्वार्थ में घिर गया है कि उसे लगता है कि अगर हम इस पर आक्रामक हुए, आलोचक हुए, तो हमारा एक सामूहिक नुकसान होने जा रहा है। यह आया 1990 में, जो मंडल कमीशन के दौर के बाद, और यहाँ एक साफ जाति के आधार पर एक वर्ग बना, एक ढांचा बना। अब उस जाति के आधार पर जो ढांचा बना, वो तो जो जिसे हम अपर कास्ट वगैरह कहते हैं या जो जनरल क्लास कहते हैं, तो वो उसने एक ग्रुप बनाया अपना, और उसमें एक वर्ग के रूप में वे खड़े हुए। वे अपने सामूहिकता के लिए, सामूहिक स्वार्थों के लिए ज्यादा सजग थे। लेकिन जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, जिन्हें ओबीसी कहते हैं, वह जात पात के चक्कर में बने रहे। आज तक देखिए बिहार, यूपी में ये सब में जो जाति गणना के नाम पर जो जाति का जो की गणना कर रहे हैं, वह वर्गीय रूप से कहाँ दे रहे हैं? वो क्यों नहीं इस पर जोर दे रहे हैं कि हम ओबीसी के रूप में सबको गिनेंगे? वर्गीय अपना चरित्र भी कुछ नहीं उन्होंने विकसित किया। उन्हें लड़ना था, संघर्ष करना था एक वैज्ञानिक चेतना के लिए। तो वैज्ञानिक चेतना के लिए वह संघर्ष कहाँ उनका छूट गया, पीछे छूट गया। जिसे कभी नेहरू ने, कभी लोहिया ने, जयप्रकाश नारायण ने, या और दूसरे लोगों ने जो खड़ा किया था, ये सारे व्याकरण तो समाजवादियों और दूसरे जो आज विपक्ष में जो लोग हैं, उनसे खत्म हो गए। वो जो कांग्रेस के समाजवादी हो या समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी के जो लोग हों, विपक्ष में तो मूल रूप से यही लोग बने हुए हैं। और जो पक्ष जो बना है, वह तो जनसंघ और संघ से आए हुए लोग हैं। अब वो लोग क्यों करेंगे? वो लोग तो पुराने समय से एक हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे। और आप देखिए कि वह जब आरएसएस के लोग जब कह रहे थे, उनके गुरु गोलवलकर और दूसरे लोग जब कह रहे थे कि 100 साल का हमारा लक्ष्य है, 100 साल में तो उन्होंने लक्ष्य हासिल कर लिया लगभग। उन्हें 2025 में 100 साल आरएसएस का होगा और 2023 में हम जा रहे हैं। और आज देखिए कि क्या वातावरण हो गया है। आपके सवाल में ही उसको मैं ढूंढ रहा हूं कि आज आप ये समझ रहे हैं कि मुल्क की राजनीति हिंदू केंद्रित हो गई है, हिंदुत्व केंद्रित हो गई है। तो उन्होंने तो अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। राष्ट्र घोषित हो न हो, आप राष्ट्र महसूस कर रहा है कि हम हिंदू एक मानसिकता में आ गए हैं, तो उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। लेकिन जो यहाँ लेफ्ट के लोग, कांग्रेस के समाजवादी
और समाजवादी पार्टी के जो समाजवादी हैं वो क्या कर रहे हैं, वह उनके पास आज जाति के व्याकरण और मटन का शोधन और उसका जो निर्माण कर रहे हैं, मटन बनाने में लगे हुए हैं। वो लोग क्या राजनीति करेंगे उनसे, वो मैं खुद समझता हूँ कि जो एक चुनौती दी है, जो भाजपा ने चुनौती दी है या संघ ने जो चुनौती दी है। सर मेरा सवाल पहले इस पक्ष को, पहले सत्ता पक्ष वाला हम समझना चाह रहे हैं कि ये जो जैसे ब्रिटिश पीएम आए, ऋषि सुनक आए, वहां जो एजेंडा और जो नीतियां हैं, इस त्रिकाल के भी इस और अलग वीडियो में भी लोग देख सकते हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि हिंदू होने के नाते वो ब्रिटिश हितों से अलग जा करके वो कोई भारत के पक्ष में काम करने जा रहे हैं, वो फिर पीएम ही नहीं रह पाएंगे वहां। तो वो लेकिन सत्ता पक्ष जो है खास करके उनके इसी इमेज का फायदा उठाने की भी कोशिश करता है, और बहुत सारे सत्ता पक्ष से जुड़े जो अनुषंगी लोग हैं, तो अब देखिए बहादुर शाह जफर तक के खिलाफ एक वीडियो चल रहा है, एक व्हाट्सएप में मैसेजेस चल रहे हैं कि ऋषि सुनक को और लोगों को बताया गया कि हमारे यहाँ आक्रांता थे, ये बाबर भी थे, ये भी थे, और बहादुर शाह जफर भी थे। तो इस तरह का जो सत्ता पक्ष है वो क्या भला कर पा रहा है, और पूरे उसने तो पूरे तरीके से समाज को उग्र हिंदुत्व की ओर झोंक दिया है। बल्कि जब स्टालिन उदयनिधि स्टालिन ने कहा तो प्रधानमंत्री को ये बात बड़ी अच्छी लग रही है कि इंडिया भारत छोड़ो और सनातन पे ही हमला करो। तो ये चीजें इन लोगों को अच्छी लगती हैं। सर पहले इसकी व्याख्या, फिर हम लोग विपक्ष की बात देखिए देखिए देखिए, हम तो समझ रहे हैं कि दोनों या गलत हैं। पहले एक बार हमने इसको स्पष्ट भी किया था इस मामले को। अब आप देखिए, ऋषि सुनक हिंदू हैं, वो कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं और इसमें क्या गलती है, वह हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो। धर्म की जो राजनीति में भूमिका होती है और उसकी एक अपनी जो राष्ट्रीयता, जो अलग धर्म की राष्ट्र, वह जो सावरकर कहते हैं कि धर्म और राष्ट्र एक दूसरे से गुथा हुआ है, वैसा नहीं होता है। वह चूंकि हिंदू एक ही धर्म में, एक ही स्टेट में है, एक ही राष्ट्र में है, इसलिए उनको लगता था। आप नेपाल में जो हिंदू हैं, तो नेपाल में जो हिंदू राष्ट्र तो था, नेपाल तो हाल तक हिंदू राष्ट्र था, घोषित रूप से था। लेकिन नेपाल में के जो हिंदू थे वह क्या नेपाली राष्ट्रीयता से, नेपाली हितों से वह अलग थे, वो भारत का हित चाह रहे थे। वह ऋषि सुनक हिंदू हो या जो भी हो, वह ब्रिटेन का हित चाहेंगे। वहाँ के वो नागरिक हैं, वह कैथोलिक हो सकते हैं, प्रोटेस्टेंट हो सकते हैं, वो हिंदू हो सकते हैं, यहूदी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। वो वहाँ का मामला है, वहाँ के धर्म में एक उदारता है। यहाँ आप भारत में ही जब मुस्लिम लोग आए तो अकबर मुसलमान थे, बाबर मुसलमान थे। बाबर तो कम दिनों तक 4 साढ़े 4 साल रहे, लेकिन अकबर तो रहा। और अकबर ने कभी उस हिंदुत्व का अकबर ने कभी उस अपने इस्लाम का सहारा नहीं लिया। वो कभी हज को नहीं गया। वह जो दारुल इस्लाम था उससे भी उसने अपने को अलग कर लिया था। और वह एक मुसलमान था, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान बन करके रहा। वह कभी उस तरह से उसको जरूरत नहीं पड़ी। वहाँ अगर ऋषि सुनक आते हैं, वह अपने हिंदुत्व से भारत की क्या मदद कर रहे नहीं, वो ब्रिटेन का हित कर रहे हैं। ब्रिटेन में अभी मंदी है, आर्थिक मंदी है। भारत से उनकी मित्रता और उनका जो हिंदुत्व और उनका जो यह सब उनके लिए कुछ बेहतर काम करेगा। और भारत में व्यापार की जो संभावना है, भारत ब्रिटेन का व्यापार अगर बढ़ता है तो इसमें आज ब्रिटेन लाभकारी स्थिति में हो सकता है। अर्थविज्ञान पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, जो अर्थविज्ञान के जो दूसरे जो पारखी हैं लोग इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन जो मैं पढ़ता हूँ, जो मैंने पढ़ा है, उससे मुझे यही एहसास हुआ है कि इसमें ब्रिटेन का भला होने वाला है और वह कर रहे हैं, तो अपने देश के लिए वह कर रहे हैं यह। लेकिन यहाँ के लोग जो उत्साहित हो रहे हैं, तो यह हमारा एक भाव है, हिंदुपना का भाव है कि लग रहा है कि हम वहाँ, वह हमारा एक आदमी, चूंकि हम हमेशा गुलाम रहे हैं, अपने देश में घिरे रहे हैं, हमारा एक हमारे सभ्यता का एक आदमी अगर वहाँ जाकर के आज प्राइम मिनिस्टर है तो अच्छी बात है। लेकिन हम भारत में क्या करेंगे? हम आज धर्मों के कि इस तरह से व्याख्या नहीं कर सकते। हम भारत के लोग भी जाएंगे, कहीं भी जाते हैं तो धर्म को व्यक्तिगत मामले में, जैसे ऋषि सुनक कहते हैं कि हमारा व्यक्तिगत मामला है, मैं हिंदी हूँ और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी हूँ,
तो हम एक भारत के जो कोई भी आदमी हो, हिंदू अगर है तो वह अगर उसको व्यक्तिगत रूप से हनुमान जी या गणेश जी पवित्र रहने के लिए, ईमानदार रहने के लिए, कर्तव्यनिष्ठ होने के लिए अगर उत्साहित करते हैं तो उसमें क्या है। अगर वह उसे यह खाने से और यह न खाने से उसमें एक उत्साह आता है, या उसमें कोई को उपवास करने से, कोई को व्यायाम करने से, किसी तरह से अगर वह अपने को संयमित करता है, अनुशासित करता है, तो मैं समझता हूँ ये करें। लेकिन सार्वजनिक रूप से जब यहाँ वह उसको उसका लोग व्यापार करते हैं और उसको राजनीति का हिस्सा बनाते हैं, जैसे मानो हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व की किसकी जीत हुई? हिंदुत्व की जीत जब वह घोषित करते हैं, तो क्या यह जो हिंदू हिंदू जो भी संख्या में हो, 1 अरब से तो बहुत ज्यादा है, 1 अरब से ज्यादा संख्या में है, तो 1 अरब से ज्यादा वो हिंदुओं की जीत है, या सवर्णों के एक हिस्से की जीत है जो वह हिंदुत्व पर अपना समझते हैं कि उसके हम मालिक हैं, उसके हम हमारे खाते में वह दर्ज है, बाकी लोग तो उस हिंदुत्व की प्रजा हैं, हम उसके एक समूह में उसके हम राजा हैं। तो ऐसा जो वर्चस्वशाली ग्रुप है, अगर वह समझता है कि हमारी जीत है, तो यह खतरनाक बात है। लेकिन उसका विरोध कोई पार्टी नहीं करेगी, वह जनता की जो जागृति जो है, जनता में जो है, वह एक जागरण जो है, वैज्ञानिक चेतना है, वही कर सकती है। ये सब चीजें, इस सब को ज्यादा हम महत्व दे करके आज हम विकास को, लोकतंत्र को, सोशल जस्टिस को हम समन्वित नहीं कर सकते। हमको इसकी थोड़ी उपेक्षा करनी होगी। और हमारा यहाँ बहुत सांस्कृतिक राष्ट्र है, बहुत धार्मिक राष्ट्र है, कई जातियों, कई नस्लों, कई धर्मों, कई विचारों, कई उपासना पद्धतियों के लोग हैं। तो हमें लोकतंत्र की वही उसी सीख पर चलना है जिसे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमें हमारे नेताओं ने सौंपी थी। एक संविधान की पोथी में जो एक सीख दी, उसका परिमार्जन होते रहेगा, लेकिन मूल जो धारा जो उसकी जो है, जो नीति नियामक जो उसके तत्व जो हैं, वो उस पर अगर कहीं बाधा पहुंचती है तो हम समझते हैं कि फिर वो राष्ट्र के लिए थोड़ा चिंता की बात होगी। इसीलिए जी जो हिंदुत्व के जो उत्स की बात कर रहे हैं, उत्सवता की बात कर रहे हैं, उस उत्सवता से मैं चिंतित नहीं हूँ। लेकिन उस उत्सवता में जो जिम्मेदारी का कम और अहम का भाव, गुमान का भाव अगर ज्यादा है, तो यह खतरनाक बात है। तो ये दिखता है। लेकिन इसका इसका विकल्प कोई विपक्ष, जैसे 2024 में मान लिया सत्ता बदल भी जाए, क्या आप देखते हैं कि सत्ता बदल जाने से, उस जगह पे किसी और के आ जाने से, आज मोदी हैं, कल राहुल गांधी आ जाए, नीतीश कुमार आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन कोई बेसिक बदलाव जो इस दिशा में हो रहा है वो ये हो पाएगा, या कोई विकल्प ये पेश कर पा रहे हैं जो कथित हिंदुत्व की और उग्र हिंदुत्व की जो राजनीति है जिसको इंडोर्स देखिए करती है? जी देखिए अंधेरा उधर ही नहीं है, अंधेरा इधर भी है। पक्ष जो है हमारा, जो आज सत्ता पक्ष है, केवल वही अंधेरा, वैचारिक अंधेरा नहीं है। वैचारिक अंधेरा प्रतिपक्ष में भी उससे भी ज्यादा गहरा है। और इस अंधेरे के कारण ही, इस गहरे अंधेरे के कारण ही आज सत्ता पक्ष में भाजपा है। आज जो प्रतिपक्ष में लोग हैं, वह चाहे कांग्रेस हो या उसके जो साथ बैठने वाले दूसरे जो पार्टियां हैं, तो आप देखिए उनका चरित्र देखिए। वो बार बार क्या हमला करते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार हमला करते हैं, वो जानते हैं कि इनकी नब्ज कहाँ है। तो वह हमारे जो बिल्कुल कबायली जो हमारे ख्यालात हैं, अब वह परिवारवाद पर हमला करते हैं। आप परिवारवाद के कारण उनका आकर्षण होता है ना, कि हर पार्टी का, व्यक्तित्व का, उसकी वैचारिकता का एक आकर्षण होता है, और वह लोगों को आकर्षित करते हैं। वो मार्क्सवाद का था, नेहरूवाद का था, गांधीवाद का था, सबका एक आकर्षण होता है और लोगों को वो खींचते हैं। कांग्रेस की अपनी एक वैचारिकता थी, समाजवादियों की एक वैचारिकता थी। उस वैचारिकता में जो आकर्षण था वह कम हुआ है। और वह कम क्यों हुआ है? वह एक हमने देखा है, अब यह तो एक विषय है, विचार का विषय है, कि जाति केंद्रित जब राजनीति हुई तो हिंदुत्व की राजनीति उधर ज्यादा उभरते चली गई। आप संख्या में देखिए
कि जैसे ही मंडल कमीशन का जो आया एक रूप आया और एक ऐसा उत्साह जो खास करके जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको लगा कि मुक्ति मिल गई, आजादी मिल गई। और आजादी किनसे मिली भाई? आप सत्ता में तो हो नहीं, सत्ता में आप आए जहां जहां वहां आपने वह उसके जो बेसिक चीजें थी वह आपने पूरा नहीं किया, क्योंकि आप पीछे थे इस कारण कि आप अशिक्षित थे, आप पीछे थे इस कारण कि आप अस्वस्थ थे, कमजोर थे, आपका स्वास्थ्य कमजोर था, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। तो आपने उसको सुधारने का कोई प्रबंध नहीं किया। आप देखिए कांग्रेस के ही एक नेता तमिलनाडु में हुए थे, कामराज, और वो के मुख्यमंत्री हुए थे। के कामराज। मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने सबसे 7 वर्षों तक वह मुख्यमंत्री रहे और स्वतः फिर गद्दी छोड़ अपनी कुर्सी छोड़ दी, मुख्यमंत्री तो छोड़ दिया। वह उन्होंने 3 काम किए। एक, शिक्षा में सुधार किया, दूसरा बिजलीकरण किया, और तीसरा किया कि लोगों को रोजगार के लिए, व्यापार करने के लिए, नौकरी के लिए नहीं उन्होंने उत्साहित किया। कहा कि वह जो पिछड़े तबके के जो लोग हैं वह रोजगार के लिए आवे। ये जो आज स्टालिन, युवा स्टालिन जो बात कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, तो सनातन धर्म पर अपने विचार प्रकट कर रहे थे या उसकी आलोचना कर रहे थे। तो वो इसलिए कर रहे थे कि वह एक बड़े आंदोलन से होकर के तमिलनाडु गुजरा है। इनका खुद परिवार, मैं समझता हूं कि जिस जाति से आता था, वह मंदिरों के आगे लोग गीत गाते थे और वाद्य यंत्र बजाते थे, वैसे परिवार से करुणानिधि आते थे। और उन्होंने वह काम, अपना पुराना काम छोड़ दिया और वह फिल्मों में आए और उसमें शोहरत भी हासिल की, धन भी हासिल किया और उसके राजनीति में भी आए। और वैसे अनेक लोग बाद में, वह उन लोगों ने व्यापार में, नौकरी में नहीं गए। तमिलनाडु के में जो आज जागरण अगर है पिछड़े वर्गों में, जो भी जागरण है, तो वह सरकारी नौकरी से ज्यादा उनके व्यापार में आने से है। उन लोगों ने धन हासिल किया और उस धन से उन्होंने अपनी स्थिति ठीक की। सांस्कृतिक मोर्चे पर, राजनीतिक मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चे पर वो आगे आए। तो यह काम उत्तर भारत में नहीं हुआ और इसलिए मैं देख रहा हूं कि उत्तर भारत में अभी मुल्क, ये जो प्रतिपक्ष की हालत ज्यादा खस्ता है। इन लोगों ने अपने लोगों को केवल जिलाए रखा कि हम आरक्षण सुनिश्चित रखेंगे, जाति गणना कर रहे हैं, आरक्षण सुनिश्चित करेंगे। आरक्षण से 30 साल 33 साल पुराना वो मसला हो गया। कहाँ कौन फायदा? अब तक तो इसको खत्म भी हो जाना चाहिए था, ये आरक्षण को ही खत्म हो जाना चाहिए था। इसलिए कि मैं हमेशा कहते रहा हूं कि इससे हम कोई नया समाज नहीं बना सकते हैं। एक यह विशेष अवसर कुछ ही समय के लिए किसी को दिया जाना चाहिए। बीमार कोई है उसको अस्पताल में ले जाइए, लेकिन अस्पताल में छोड़ मत दीजिए। तो वैसे ही आरक्षण को इन लोगों ने समझ लिया कि संवैधानिक अधिकार हमारा है, लेके रहेंगे, इतना करेंगे। ये सबसे यह एक मानसिक पिछड़ापन आया और इस मानसिक पिछड़ापन के कारण इन लोगों ने गलत नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व को पैदा किया और यह गलत नेतृत्व पिट जाने वाला था अंततः। और पिट जाने के बाद जो प्रतिपक्ष था, उन्हें जो आज सत्ता पक्ष है, वह जीत गया और पिछले 10 वर्षों से शासन में है। और आगे मैं इसकी उम्मीद बहुत कम होती है कि ये लोग उसे रिप्लेस करेंगे, क्योंकि रिप्लेस करने के लिए उनसे ज्यादा गुण हासिल करने पड़ेंगे आपको। वह आप एक वर्गीय चरित्र आपको हासिल करना पड़ेगा। हिंदुत्व के नारे के तहत उन्होंने अपना एक वर्गीय चरित्र बनाया है और आपके लोग उसमें शामिल हो गए हैं, लेकिन आपने तो कुछ भी बनाया नहीं है। हम हटा देंगे और इसी नारे के साथ आप कर रहे हैं, लेकिन आप वो कुछ होना नहीं क्या कर चाहिए? पाएंगे। यदि आपसे सवाल किया जाए कि वो क्या होना चाहिए, विपक्ष किस भाषा में, किस एजेंडे के साथ सामने आए, ये तो एक विपक्ष सवाल है। आप और आपने आरक्षण भी जो है, आरक्षण तो अभी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ था, तो अभी हटाने का उसके हम हटाने की बात नहीं कर रहे हैं। सवाल था। जी। आप हटाने की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, वो आरक्षण सरकारी नौकरियों में था। सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं,
आउटसोर्सेस पर और दूसरी चीजों पर अब नियुक्तियां हो रही हैं, उसमें इतने बड़े हिस्से को उलझा करके रखना कि इसी से मुक्ति हो जाएगी, वह एक काम था हमारा, और उसको इग्नोर कर देना चाहिए था कि वो एक जीत हासिल हो गई, अब आगे बढ़ो। आप उसी जीत के इर्द गिर्द चक्कर लगा करके देवता की तरफ पड़े गए, आरक्षण देवता। आप उससे आगे बढ़िए, तो आप शिक्षित होइए, आप व्यापार में जाइए, आप विदेश व्यापार में जाइए, आप बच्चों को विदेश भेजिए, उन्हें दूसरे पेशों में भेजिए जहां ज्यादा सम्मान और ज्यादा धन की संभावना हो सकती है। ये सब जो कि चूंकि नहीं हुआ, यह दक्षिण में यही तो कामराज ने सुनिश्चित किया था। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने यह किया, उत्साहित किया कि जो पिछड़े तबके के जो लोग हैं वो लोग शिक्षित हों और वह स्वतः रोजगार हासिल करें, विकसित करें। यह संभावना हमारे नेताओं ने क्यों नहीं की? यह जो यहाँ जो उत्तर भारतीय जो नेता, समाजवादी जो नेता थे, कांग्रेस जो पीछे रह गई। अब कांग्रेस ने तो कुछ किया, लेकिन कांग्रेस तो मुख्य रूप से वह पिछड़े वर्गों की पार्टी नहीं थी, उसका वर्गाधार जो था वह अपर कास्ट में ही ज्यादा था, और वह उस वर्गाधार से वह पीछे हट गई। वह इसलिए हट गई कि वो जो राजीव गांधी के समय में जो उसने साहबानो मामले पर और राम जन्मभूमि मामले पर जो यह किया, तो इससे मुस्लिम तबका भी उनसे खफा हो गया, और वह जब खफा हुआ तो जो अपर कास्ट का जो उदार तबका जो था, जो प्रगतिशील तबका था, वह जो कांग्रेस के साथ था, वह भी अंततः चला गया बीजेपी के साथ। और आज इन लोगों को यह हासिल करता है कि आप एक मुकम्मल प्रोग्राम बनाइए, सामाजिक परिवर्तन का प्रोग्राम बनाइए, जो सबके लिए, वह गरीबों के लिए जो पीछे रह गए हैं, जिस मसले पर भी पीछे रह गए हों, हमारे या में पीछे कौन रह गए हैं? किसान रह गए हैं, दस्तकार रह गए हैं, स्त्रियां रह गई हैं, और अल्पसंख्यक रह गए हैं। हम इन सबको कैसे एक कड़ी में जोड़ें, इसके लिए इनको एक बनाना पड़ेगा, कार्य योजना बनानी पड़ेगी। और इसीलिए जब इंडिया इन लोगों ने बनाया था, आप दुर्भाग्य है हम हरा देंगे, यह जोड़ रहे हैं पार्टियों को, उन पार्टियों को जो स्वतः जो लगभग अस्तित्वहीन हो गई हैं, अपने अंतर विरोधों से जूझ रही हैं, जो खुद बीमार हैं। तो 100 मुर्दों को जोड़ करके एक जीवित आदमी नहीं बनाया जा सकता है। बहुत पहले दांडायन जो आया, दांडायन से जब सिकंदर की बात हुई थी, तो उन्होंने पूछा था कि क्या 100 मुर्दों का जवाब, दांडायन ने बतलाया था कि 100 मुर्दे एक साथ होकर के एक जीवित आदमी का मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये जो मरी हुई पार्टियों का आप जोड़े जा रहे हो, तो इससे आप कोई मुकाबला भाजपा का नहीं कर सकते हैं। आपका मुकाबला कार्यक्रमों के द्वारा होगा। आप कार्यक्रमों को जोड़िए, कार्य योजनाओं को जोड़िए, और उसके आधार पर अगर आप भाजपा से जूझते हैं, आप किसने कहा था? महात्मा गांधी से बड़ा हिंदू या नेहरू का गैर हिंदू थे? वह भी हिंदू थे, और उन्होंने जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है, तो उसमें वह अपने तरीके से देश को बखान किया है, अपने संस्कृति का बखान किया है। उसमें हमारी सभ्यता भी है, संस्कृति भी है, धर्म भी है, हमारा गौरव इस रूप में है। धर्म अकेले कुछ नहीं होता है, उसमें हर धर्म में कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। विशेषताओं को हम आगे करते हैं और कमजोरियों को हम खत्म करते हैं। जैसे हर इंसान में कुछ कमजोरियां हैं, कुछ विशेषताएं हैं, तो विशेषताओं को हम आगे करते हैं, उनको हम आगे ले जाते हैं, और जो कमजोरियां हैं उनको पीछे ले जाते हैं, उनको हम ध्वस्त करते हैं। तो हर धर्म में, हर समाज में वह हिंदुत्व है, उसमें जातिवाद है, उसमें स्त्रियों की स्थिति खराब थी। तो हम हिंदुत्व का खात्मा नहीं कर देंगे, हिंदू धर्म का खात्मा, उसको सुधारा। और बार बार मैं कहते रहा हूं कि उसको हमारे समाज सुधारकों ने, वह फुले हो या अंबेडकर हो, अंबेडकर ने क्या किया, फुले ने क्या किया? अंबेडकर ने सत्य शोधक समाज बनाया, और फुले ने क्या किया? धर्म का ही तो सहारा लिया। बौद्ध धर्म,
वह एक हिंदुस्तानी धर्म ही था, जो हिंदू धर्म का ही एक विकसित रूप है। शोधक संबंध जी सत्यशोधक समाज बनाया उन्होंने, ब्रह्म समाज बनाया राजा राम मोहन राय ने। वह हिंदुत्व का ये लोग संस्कार कर रहे थे। और लेकिन मैं सर इसके जी बिल्कुल सही है, लेकिन एक इमीडिएट सवाल है कि 2024 का चुनाव सामने है और वैचारिक तौर पे भी दावेदारी के साथ दो पक्ष बन रहा है, जो दिखता नहीं है कि वैचारिक दूरी पे बहुत कुछ है या कोई वैचारिक विकल्प, जो आप भी कह रहे हैं, जो आज का विषय है वह भी है। तो सवाल ये कि लेकिन 2024 में यदि यही सत्ता जो आक्रामक हिंदुत्व को एंडोर्स करती है वो रिपीट होती है, तो वो तो अपनी सफलता तो पा लेगी, लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो आप बता रहे हैं कि जिसके जरिए सामाजिक बदलाव होगा, उसकी तो गति रुक जाएगी ना 2024 में। 2024 के लिए इमीडिएट राजनीतिक प्रोग्राम आप क्या देखते हैं, एक तो ये, और दूसरा किस नेता में ये क्षमता देखते हैं कि वो विकल्प लेकर के आ पाएगा, इतनी जल्दी भी या 29 में ले आए जी। ठीक बात है, हर इंसान में कुछ फौरी कार्यक्रम होते हैं कि हम तुरंत क्या करें। अभी परीक्षा है तो इस परीक्षा में पास करने के लिए क्या करें, और फिर विद्वान बनने के लिए क्या करें। ठीक बात है। 24 के लिए मैं बार बार कहता हूं कि ये लोग पहले अपने अंतर्विरोधों को खत्म करें और एक कुशल नेतृत्व हासिल करें। अब जो मैंने पिछले दिनों देखा, अब दो घटनाओं को देखिए कि राहुल जी आते हैं और लालू जी के साथ मटन पका रहे हैं। पकावें, खाएं, हर आदमी पकाता है, खाता है, वो सब अब घरेलू चीजें। इसका जो विज्ञापन कर रहे थे, इस विज्ञापन की क्या जरूरत है? अगले साल चुनाव है, इस विज्ञापन से क्या मिलना है? लालू जी समय में ला करके आज अब हम और आपके कहने से वह उनका एक रूप नहीं बनेगा, वह एक उनका रूप बन चुका है कि वह अभी सजा याफ्ता है। और आप उनके साथ मटन पका करके उत्सव बना रहे हैं, तो आप एक हो सकता है कि एक जाति विशेष का वोट का आपको तो फायदा होगा नहीं। क्या आप इसमें रणनीति देख रहे हैं? क्या कौन सी 30 सेकंड आपको टोक रहे हैं सर, 30 सेकंड टोक रहे हैं कि सजा याफ्ता वाला तो बात सही है। हम जैसे लोग जो ऐसे ऐसे घटनाओं को एक इस तरह से देखते हैं कि इन्होंने ही, राहुल गांधी की ही, जिसको हम मूर्खता भी कई बार कहते हैं, के कारण राहुल आज पूरी पॉलिटिक्स से बाहर हैं, लालू प्रसाद। तो आप ये इमेज देकर करना क्या चाहते हैं? आप उन चीजों को बार बार नहीं 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 देखिए, वह हो सकता है कि लंबे दौर में उन्होंने उस समय क्या किया और आज लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हम उसमें बुरा नहीं है। वह देखिए, राजद भी, राष्ट्रीय जनता पार्टी भी एक पार्टी है, और मैं तो उस पार्टी में था, और उस पार्टी में पहला काम किया कि उस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहला बात है कि उसका निर्लालूकरण, माने लालू को उस पार्टी से पहले हटाओ। और तेजस्वी तो उनके बेटे ही हैं। तेजस्वी में वो गुण मैंने देखा था, और मैं चाहता था कि तेजस्वी आगे आवे और लालू प्रसाद को इससे मुक्त किया जाए। ये इसका संघर्ष था कि कभी कभी अपने बुराइयों को अलग करना पड़ता है और कुछ चीजों को आगे करना पड़ता है। यह हर पार्टी में, हर परिवार में, हर व्यक्ति में होता है कि किन चीजों को हमें आगे करना है और किन चीजों को समय पर छोड़ देना है। तो अभी स्थिति यह थी कि युवा नेतृत्व अगर उभर रहा है, अगर कांग्रेस में और दूसरे जगहों पर उभर रहा है, तो यह इन सभी पार्टियों में, जो भी इंडिया में समाहित पार्टियां हैं, इन सब में एक लोकतांत्रिक व्याकरण पहले करें, अपना स्थापित करें। ये लोग एक फौरी कार्यक्रम बनाएं कि भाजपा क्यों हानिकारक है इस मुल्क के लिए और उसे बहुत दिनों तक क्यों नहीं रहना चाहिए। मैं तो इस मत का हूं। देखिए, मेरी अगर व्यक्तिगत राय है तो कुछ लोग जो चौंकते हैं कि भाजपा को सत्ता में नहीं रहना चाहिए, है दक्षिणपंथी पार्टी है, कभी कभी वो आ जाती है, बुरा भी नहीं है, इसको मैं मानता हूं। और उसे कोई ऐसा राष्ट्र का नुकसान नहीं होता है। 10 वर्ष में राष्ट्र का क्या हो गया, राष्ट्र बहुत पीछे चला गया, यह भी मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन हम उसकी राजनीति को पसंद नहीं करते हैं, और नहीं पसंद करते हैं तो ये लोग आवे। अब 10 साल से रह चुके, सत्ता में रह चुकी है और आगे रहेगी, तो उसमें घमंड का व्याकरण बनेगा और फिर वह हमारे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए नुकसानदायक होगा। और बदलते रहना चाहिए। जो कहते थे लोहिया जी कि तवा पर रोटी हमेशा एक ही तरफ नहीं चलनी चाहिए, उसे बदलते रहना चाहिए। तो हम तो इसके आकांक्षी हैं
कि सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन वह सत्ता परिवर्तन में मोदी जी को हटा करके अगर लालू जी आते हैं तो इसमें मैं कोई नहीं देखता हूं कि वह यह होने वाला है और न यह होना चाहिए। मैं समझता हूं, आप राहुल देखिए, गांधी आते हैं तो, और राहुल गांधी एक आते हैं। राहुल गांधी में मैं देखिए, राहुल गांधी और किसी में, या मैं देख राहुल गांधी तेजस्वी हूँ, ये लोग अभी अभी इनको देखना है कि वो क्या करेंगे। राहुल गांधी मुझे बहुत पॉलिटिकल उतने नहीं लगते हैं जितने दिखने चाहिए, और इन लोगों को समझना चाहिए। लेकिन कोई आदमी आता है भीतर से सीखा हुआ नहीं, परिस्थितियां उसे सिखा देती हैं। हम तो अकबर का की राजनीति हमारे सामने है। वह जो पुराने जमाने में मध्ययुगीन अकबर थे, वो तो 14 साल की 15 साल की उम्र में आए सत्ता में, और कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने अपनी बहुत पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपनी होशियारी से मुल्क की राजनीति को अपना संवारा था, कुछ चीजें जो हैं कि उसमें उनको वह देखिए, वह हिंदू भी नहीं थे, हिंदुओं का यहाँ बहुमत था, उन्हें राज करना था, और उन्होंने जजिया टैक्स को हटाया। जो जजिया टैक्स बहुत समय से चल रहा था भारत में, उस टैक्स को, जजिया कर को हटाया। उन्होंने अपने एक अच्छी विद्वत मंडली, दरबार जिसे कहते हैं, वह बनाया। तो वो बनाया, और इस तरह से चलते हैं तो किसी को भी सीखने का अधिकार होता है। ये राहुल गांधी भी सीख सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी अब लालू जी से जो सीखेंगे, वो वह जा करके संसद में मटन पकाएंगे उनके साथ, तो यह तो चलने वाला नहीं है। यह बहुत ही मुझे हतोत्साह करने वाला लगा, और मैं बहुत नीतीश कुमार में, जी नीतीश कुमार में कोई संभावना देख रहे हो आप? नहीं, नीतीश जी मित्र रहे हैं, सम्मान करता हूं, लेकिन अब नीतीश जी का देखिए एक अंतर्विरोध क्या है। उनके एक सहयोगी पार्टी के एक विधान परिषद सदस्य जाकर के मिल लिया, एक सरकारी कार्यक्रम में ही मिल लिया गृह मंत्री से, तब उन्हें यह धौंस जमा रहे थे, उन्हें यह सीख दे रहे थे, और खुद जाकर के सरकारी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से मिल लिया। तब इनको कुछ नहीं लगा कि मैं क्या कर रहा हूं। तो आप कर क्या रहे हैं सब मिला करके इस तरह से। अब मैं समझता हूं कि कौन, अभी तो प्रधानमंत्री कौन होगा इसकी बात मैं नहीं समझता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो प्रधानमंत्रित्व को संभाल सकते हैं, और यह तो 90 से 2000 के बीच हमने देखा है कि कौन सोचता था कि आ जाएंगे राव साहब, कौन सोचता था कि आ जाएंगे देवगौड़ा साहब। उन लोगों ने भी चलाया, तो बहुत सारे लोग आ सकते हैं और चला सकते हैं, लेकिन जो भी आवे वह थोड़ा सा राष्ट्र को समझे, भारत को समझे, भारतीयता को समझे, और यहाँ के जनता को, मुश्किलों को और उसके मिजाज को समझे, तब जा करके यहाँ शासन करेगा। अभी भाजपा ने जो चुनौती खड़ी की है इन लोगों के सामने, लंबी लकीर खींची है, और राजनीतिक रूप से उसे एक चुनौती के रूप में लोगों को स्वीकारना होगा, और अपने को बदलना होगा, उससे बेहतर होकर के दिखाना होगा। और जिस दिन ये बेहतर हो जाएंगे, उस दिन जनता उठाकर के, जनता किसी की नहीं होती। इसी जनता ने कांग्रेस को लाया था, इसी जनता ने एनडीए को लाया, फिर एनडीए को हराया, फिर मोदी जी को लाया, और मोदी जी को हटाने वाली जनता भी यही होगी। लेकिन ये लोग जनता को गढ़ रहे हैं, जनता बाहर से नहीं आएगी ना। वही जनता जो आज हिंदू हिंदू कर रही है, वही जनता इनको उठा करके फेंक भी सकती है, क्योंकि जनता को चाहिए कि अपने समाज का, अपने देश का, अपने स्वार्थों का उसे कौन उसका हित साधन करेगा, उसके रोजी रोटी का प्रबंध कौन करेगा, उसके भविष्य को कौन देखेगा, उसके देश की रक्षा कौन करेगा। अब इस तरह से मुकम्मल रूप से कांग्रेस ने लंबे समय तक देश को नेतृत्व दिया था, और कांग्रेस को अगर बदल सकती है तो बदले, लेकिन कांग्रेस तो समझ चुकी है कि हम बहुत बुरी पार्टी, हमें अब किसी से सीखना नहीं है, उसे नई परिस्थितियों के अनुसार सीखना चाहिए। वैसे ही समाजवादियों को भी सीखना चाहिए। समाजवादी भी हमेशा सीखते रहते थे। आप देखिए कि हर बार लोहिया जी हो, जयप्रकाश जी हो, दूसरे लोग हो, वह दो धर्म हमेशा करते थे। एक तात्कालिक धर्म, जैसे इंदिरा गांधी की इमरजेंसी जब थी तो जयप्रकाश जी ने कहा कि सब मिलो, पहले इसको हटाओ, और उसमें सफल हुए। फिर उनका एक दूरगामी भी यह था, फिर उसके तहत समाजवादियों ने कहा कि भाई
अब जनता पार्टी बनी है तो उसमें दोहरी सदस्यता का मामला हल करो वगैरह वगैरह। इसमें मैं एक खेड़ा खड़ा हुआ और विभाजन हुआ, वो सब। लेकिन उनकी राजनीति ठीक थी, राजनीति वो कर रहे थे। उस समय अनेक लोग थे जो एक विचार रखते थे, जो संघर्ष कर सकते थे। कर्पूरी जी थे, मधुलिमय थे, जॉर्ज थे, अनेक लोग थे। आज वैसे व्यक्तित्वों को खड़ा करना होगा जो जो थोड़ा, जिनके कुछ विचार भी हों। अगर आपके पास विचार नहीं है, विचार सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार है लोकतंत्र में। और अगर विचारहीन है, केवल आप जमूरा खड़ा कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, तो कोई भीड़ मुकाबला नहीं कर सकती है। आपको भविष्य की राजनीति, भविष्य के विचार तय करने होंगे। आप भीड़ से आप कोई राजनीति नहीं इकट्ठा कर सकते। तो अंतिम छोटी टिप्पणी आपसे ले लेंगे। इसका अर्थ ये है कि अभी आप यदि राजनीतिक समय को अंधेरे के फॉर्म में हम कहें कि यदि अंधेरा है, तो इसका विकल्प आप न फौरी तौर पे देख पा रहे हैं, न तात्कालिक कोई योजना इनके यहाँ देख रहे हैं, और न कोई सर्वकालिक एक बड़े एजेंडे को देख पा रहे हैं विपक्ष नहीं, के सामने। इनके यहाँ मैं नहीं देख रहा हूँ। अभी जो इंडिया की जो 2-3 वो बैठकें जो हुई, पटना में हुई, बंगलुरु में हुई, और बंगलुरु में, और फिर यहाँ मुंबई में जो इनकी बैठक हुई, तीनों बैठक में ये इन लोगों ने क्या किया मुझे नहीं मालूम। कोई एक इनका घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ। घोषणा पत्र तो इनका जारी होना चाहिए था, दूसरे में नहीं तो तीसरे में होना चाहिए था। उम्मीद किए हुए था कि आप एक घोषणा पत्र तो जारी करो कि हम एक राजनीतिक चुनौती को लेते हैं। मुल्क आज एक राजनीतिक संकट में है और एक दक्षिणपंथी राजनीति ज्यादा गहरे हो रही है। उसकी जो वैचारिकता हमारे मुल्क के सामने कुछ संकट उपस्थित कर रही है। हम इसको हटाने के लिए यह हम एक घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। तो वो घोषणा पत्र में इनका क्या होता है? और अब नीतीश जी आते हैं तो उनके पास भी कोई विचार नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। कार्यक्रम ही और विचार ही इनको पुष्ट करेंगे, इस रूप में मैं देख रहा हूं। है विचार, ये इनके पास लोग भी हैं, बैठ करके इस पर तो करें, इस पर बात करें। दूसरा कि ये एक राजनीतिक सम्मेलन का रूप दें। और वो इतना मुस्लिम का वोट इतना, राजपूत का वोट इतना, दलित का वोट इतना, जादव का वोट इतना, फलाना का, यह जोड़ जाति का जोड़ घटाव बंद करें। या एक विचार, आप मैंने देखा इंदिरा गांधी का वह जमाना, इंदिरा गांधी को सब लोग तंग कर रहे थे और इंदिरा गांधी अकेले उठी 71 में, और उन्होंने कुछ उसूलों को लेकर, बैंक नेशनलाइजेशन, प्रीवी पर्स की समाप्ति और गरीबी हटाओ के नारे के आधार पर उन्होंने 351 सीटें हासिल कर ली थी, 352 बल्कि। यह आप विचार से हुआ था। वह कोई गिरोह नहीं बना रही थी, उन्होंने कोई गिरोह नहीं बनाया था। 80 में भी उन्होंने ऐसा ही किया था। आप उससे सबक लीजिए। और क्या है संजीव जी? तो ये कुल मिलाकर के ये बातचीत समय की अपनी एक सीमा होती है। एक पक्ष और है जिस पर हमें बात करना चाहिए, और उसके लिए हम अगली बार 0 आवर के प्रश्न में आएंगे, वो है बौद्धिक विपक्ष। हम लोगों ने आज मूलतः राजनीतिक विपक्ष की बात की। यदि इस राजनीतिक समय को हम अंधेरे के फॉर्म में देखें तो मैं अनिवार्य प्रस्तावना कर सकता हूं, लेकिन कर नहीं रहा हूं स्त्रीकाल के मन से। व्यक्तिगत तौर पे कर सकता हूं कि अनिवार्य प्रस्तावना है कि राजनीतिक समय अंधेरे का समय है, लेकिन स्त्रीकाल के मन से नहीं कर रहा हूं। तो कोट एंड कोट कर रहा हूं कि आधार यदि इसे अंधेरे की तरह देखते हैं तो राजनीतिक विपक्ष के तौर पे न हम तात्कालिक कोई प्रोग्राम देख रहे हैं और न ही सर्वकालिक कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, ऐसा प्रेम कुमार मणि जी का कहना है। अगली बार 0 आवर के प्रश्न में फिर मणि जी से बात करेंगे, बौद्धिक विपक्ष कहाँ खड़ा है। मणि जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना समय दिया। फिर मिलते हैं आपसे भी और अपने दर्शकों से अगले 0 आवर के प्रश्न को लेकर। चलिए, शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।